तो कल जो मैं आपको पढ़ा रहा था, कल हमने कंप्लीट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ये पहला एक प्रयास था जिसमें मेंडल साहब के फैक्टर को बताने का प्रयास हो रहा था कि वाकई में वो फैक्टर आखिर क्या चीज़ है। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, नाम भूले तो नहीं होंगे आप, सट्टन एंड बॉवेरी। नाम याद आए आपको? सट्टन एंड बॉवेरी, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि मेंडल साहब के जो फैक्टर हैं वाकई में वो क्रोमोसोम हैं, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और जब गैमीट बनते हैं तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होते हैं, हाफ हाफ अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर होते हैं। जिधर क्रोमोसोम जाएगा उधर ही कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी दे दिया आपके सट्टन एंड बॉवेरी ने। सट्टन एंड बॉवेरी, ये नाम अब याद होना ही चाहिए था, बहुत समय हो गया, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं। क्रोमोसोमल थ्योरी, ये मालूम चला कि हेरिडिटी का कारण मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, बस केवल यही थ्योरी है, इतना सा ही थ्योरी है कि हेरिडिटी का कारण क्या है? क्रोमोसोम का मूवमेंट, बस। अब इसको अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा आप, जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो यही आंसर आएगा कि किसने दिया, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पेपर कभी भी आपको आएगा तो फिर कम से कम 3 नंबर में आपको ये थ्योरी याद रखना पड़ेगा। कैसे लिखना है, क्या लैंग्वेज बनाना है, वो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्या ये थ्योरी सही है? डाउट यहां पे आना शुरू हो गया। क्या ये सट्टन साहब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब सेल डिवाइड कर रही है और डिवीजन करते समय क्रोमोसोम के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मेंडल साहब के जो फैक्टर हैं वाकई में क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं? अब ये चैलेंज आना शुरू हो गया। इनका तो केवल ऑब्जर्वेशन था और ऑब्जर्वेशन के आधार पे बोला कि जो जो फैक्टर के बारे में मेंडल साहब बता रहे ऐसा ऐसा क्रोमोसोम कर रहे। अब इसको प्रूव भी तो करना है, क्या ये थ्योरी वाकई में सही है, कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। तो इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, और उन्होंने बोला, अपनी जो एक प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, उस प्रैक्टिकल से इन्होंने बताया कि भाई वाकई में सट्टन साहब सही कह रहे हैं, वाकई में क्रोमोसोम से ही हेरिडिटी हो रही है। तो इस थ्योरी को सपोर्ट किया मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन नाम याद ये भी होना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मॉर्गन साहब ने सट्टन एंड बॉवेरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया और बताया कि वाकई में जो सट्टन साहब बोल रहे, बॉवेरी साहब जो बोल रहे, वो एकदम सही है। आखिर कैसे किया मॉर्गन ने, इस थ्योरी को सपोर्ट कैसे किया? तो एक्चुअली मॉर्गन ने कुछ हेरिडिटी को समझने के लिए, जैसे मेंडल साहब ने मटर के पौधे को चुना, ऐसे ही मॉर्गन साहब ने कुछ हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, और इसका पूरा नाम है मेलेनोगैस्टर। मेलेनोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर हेरिडिटी को ऑब्जर्व किया मॉर्गन साहब ने। जैसे मेंडल साहब मटर के ऊपर कैरेक्टर को देख रहे कि अगर इस कैरेक्टर को इसके साथ मिलाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को चुना। तो सवाल आता है, ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है क्या? एक्चुअली इसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, इसको बोलते फल मक्खी। मक्खी तो समझते ना, हमारा स्कूल में तेलुगु चलता है, ईगा, ईगा बोलते मक्खी है तेलुगु में। मुझे भी याद आ गया, फल मक्खी। तो फल मक्खी क्या होता है? आपने देखा होगा, कभी फलों की दुकान पे गए होंगे
और उनके केले, उनके सेब या कुछ ऐसे फल जो सड़ जाते हैं, एक वो डस्टबिन में डाल देते सड़े सड़े फलों को नीचे, ऐसे लगता है वो गल गए वो फल। आपने देखा होगा उनके ऊपर छोटी छोटी मक्खियां भिन भिनाती रहती है उस सड़े गले फलों के ऊपर। वो हमारी जो हाउस फ्लाई है ना, उससे भी छोटी साइज की होती है, वो बहुत ही छोटी छोटी मक्खी होती है। उन मक्खियों को हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। तो ये फल मक्खी जो है वो उन सड़े गले फलों के ऊपर आपको भिन भिनाती हुई दिखेंगी, थोड़ी छोटी साइज की है। इन्हीं को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अब सवाल ये आता है कि ये मॉर्गन साहब को कुछ और नहीं मिला क्या? वो कचरे के अंदर जो मक्खी भिन भिना रही है बस उन्हीं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आखिर क्या खासियत है इनमें? कुछ तो अलग होगा, तभी तो मॉर्गन साहब ने इसको सेलेक्ट किया। कुछ तो इंपॉर्टेंट है इस ड्रोसोफिला में। एक्चुअली ड्रोसोफिला के ऊपर रिसर्च करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखा होगा कि मेंडल साहब जब एक मटर के पौधे को क्रॉस करते हैं, उनकी सीड बनते हैं, उन सीड को फिर अगले साल अगले सीजन में उगाते हैं, तब रिजल्ट मालूम चलता है। एक रिजल्ट लेने में 1 साल लग जाती थी उनको। हाँ, इतना टाइम टेकिंग, 7 साल तभी तो लगे उनको अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मेंडल साहब को 1 साल लग रहा था रिजल्ट को लेने में। अब ये जो फल मक्खी है, जो फ्रूट फ्लाई है, सबसे पहली खासियत तो ये है कि इसको लेबोरेटरी में अगर आप कल्चर करेंगे लैब के अंदर, तो आपको कुछ स्पेशल डिवाइस मैकेनिज्म, कोई न्यूट्रिशन रखने की जरूरत नहीं है। 2-4 किलो सड़े गले फल ले आओ और उन्हीं के ऊपर उनकी ग्रोथ आप करवा सकते खूब सारी। कोई खास अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। इनको आसानी से कल्चर किया जा सकता है लैब में, इनको आसानी से ग्रो करने का मौका दिया जा सकता है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक तो आसान काम है। इनको कहीं पर भी आप कोई एक जाली सा बना लो, उसके अंदर फल रख दो, उसके अंदर मक्खी आपकी तैयार होती रहेंगी बहुत सारी। तो कितना आसान था इसको डेवलप करने में, पहली खासियत बात। हाँ, और दूसरा, एक फल मक्खी जो है लगभग 15 दिन तक इसका लाइफ होता है बस, मैक्सिमम। इसका मतलब 15 दिन के अंदर ये रिप्रोडक्शन भी कर लेगी, इसके बच्चे भी पैदा हो जाएंगे और तुरंत आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। हर 15 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इधर तो 1 साल लग रही थी रिजल्ट लेने में। तो एक तो क्या हो गया कि बहुत जल्दी, कम टाइम में, बहुत कम समय में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरी बात, खास तौर पे पहला हो गया कि आसानी से कल्चर कर सकते, दूसरा रिजल्ट हमको बहुत जल्दी मिल सकते, तीसरी बात इनका रिप्रोडक्शन का स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। एक साथ कई सारे ये मक्खी पैदा करते हैं, तो आप रिजल्ट को आसानी से रेशो में देख सकते हैं कि क्या रेशो बन रहा है, कितनी मक्खी कैसी बनी, कौन से कैरेक्टर हैं, कौन सी मक्खी पे क्या दिख रहा है। आसानी से आप, चूंकि लार्ज अमाउंट में इनका प्रोजेनी डेवलप होता है, रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, 15 दिन में इनका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। फायदे ही फायदे हैं। चौथा फायदा क्या है कि मक्खी के ऊपर ऐसे बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मौजूद हैं जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के, केवल बाहर से थोड़ा बारीकी से देखो, आपको फीचर ऑब्जर्व हो जाएंगे। कोई स्पेशल डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से ही मक्खी दिख जाएगी कि वो कैसी है। आपको कैरेक्टर पता चल जाएगा मक्खी को देखने से ही। कोई खास ज़्यादा से ज़्यादा हैंड लेंस ले लो अगर आपको थोड़ा मक्खी को और बारीकी से देखना है तो कोई खास डिवाइस की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन करके आपको मिल सकता है। जैसे मेंडल साहब देख रहे हैं ना कि फ्लावर का कलर लाल है कि सफ़ेद है, ऐसे हमको मक्खी में दिखेगा कि मक्खी की बॉडी का रंग कैसा है, मक्खी की आँख का रंग कैसा है, मक्खी के अंदर विंग्स कैसे हैं। आसानी से आप देख सकते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स आर फाउंड ऑन द ड्रोसोफिला। आसानी से वो आप कैरेक्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फायदे मिले कि लेबोरेटरी में आसानी से कल्चर कर सकते हैं, कम समय में रिजल्ट मिल सकते हैं, रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट है और बहुत सारे फीचर्स इसकी बॉडी में मौजूद है। और सबसे बड़ा पांचवा
जो इसका बेनिफिट है ड्रोसोफिला को लेने का वो ये है कि इसका जो मेल होता है वो छोटी साइज की मक्खी होती है, स्मॉल। जो मेल होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। जो फीमेल होती है वो थोड़ा सा लार्ज साइज की होती है। तो इससे क्या फायदा है कि आपको मान लीजिए एक सेलेक्टिव पेयर बनाना है, एक अलग से आपने फल रख दिए सड़े गले, जाली आपने लगा दी, आप एक पर्टिकुलर मेल को पर्टिकुलर फीमेल के साथ छोड़ सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन करेंगे और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब मेल फीमेल को देखने में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो मक्खी के अंदर मेल फीमेल ढूंढने में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ तो साइज, बॉडी की साइज ही बता देगी, जो बड़ी है वो फीमेल है, जो छोटी है वो मेल है। तो मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है, बस सिंपल देख के ही पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। तो ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताए जिनके कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया। हाँ, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट। तो मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को इसलिए चुना क्योंकि लेबोरेटरी में इनको कल्चर करना आसान था, बहुत कम समय में रिजल्ट हमको मिल रहे थे, इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट था, इनकी बॉडी पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं और इनके अंदर मेल और फीमेल को पहचानना भी बहुत आसान था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो ये तो था मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चुना। मॉर्गन का टारगेट क्या था ये आप पहले समझो। मॉर्गन का टारगेट था, उनको प्रूव करना था कि क्रोमोसोम के मूवमेंट से ही हेरिडिटी हो रही है, क्रोमोसोम मूवमेंट से ही हेरिडिटी हो रही है। सट्टन एंड बॉवेरी की थ्योरी क्रोमोसोमल ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करना था, सपोर्ट करना था। अब देखिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, वो लॉजिक अगर समझ में आया तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप लॉजिक समझिए। एक्चुअली जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है, जब हम उसकी एक सेल को देखते हैं और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जब हम उस न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चूंकि अब सेल को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए थे, क्रोमोसोम का पैटर्न वो देख रहे थे सट्टन एंड बॉवेरी, तो इनको मालूम था कि सेल के अंदर क्रोमोसोम है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इनको मालूम था। और मालूम था इसीलिए उन्होंने देखा कि एक ड्रोसोफिला की हर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो बहुत कम है, केवल 4 पेयर। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 8 क्रोमोसोम होते हैं एक ड्रोसोफिला में। एक नंबर के लिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आंसर आएगा टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं या 4 पेयर होते हैं। और एक और खासियत है ड्रोसोफिला में कि इसके अंदर जो मेल और फीमेल हैं वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के जैसे ही हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ऑटोसोम होते हैं और उसके बाद 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम का होता है। जैसे XX हुआ तो ये क्या होती है, फीमेल होती है। ऑटोसोम के साथ अगर XY होता है तो ये क्या होता है, मेल होता है। ये ह्यूमन बींग्स में जो पैटर्न है, ठीक है वही सेम पैटर्न ड्रोसोफिला के अंदर भी है। ठीक वही ड्रोसोफिला में क्या होता है, टोटल 4 पेयर है ना, तो 3 पेयर तो हो गए आपके ऑटोसोम, 3 पेयर तो क्या हो गए, ऑटोसोम, और जो लास्ट वाला पेयर है वो X और Y क्रोमोसोम का होता है। और इधर फीमेल की अगर हम बात करें तो 3 पेयर तो होते हैं ऑटोसोम के और XX यहां पर फीमेल में होता है। ये कंसेप्ट समझिए पहले तो, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम का पैटर्न है ड्रोसोफिला में मेल का और फीमेल का। हम ये कह सकते हैं कि यहां 6 प्लस XY है मेल के पास और इधर 6 प्लस XX है फीमेल के पास। इज दैट क्लियर?
पेयर में होते हैं। अब ये 3 पेयर प्लस 1 पेयर कैसे भी समझो, ये भी 3 पेयर प्लस 1 पेयर, मतलब टोटल 4 पेयर है ना। मैं बार बार ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा बात समझ में आनी चाहिए। अगर ड्रोसोफिला के पास 4 क्रोमोसोम के पेयर हैं, सपोज ये 1, ये 2, ये मान लीजिए 3 और ये मान लीजिए 4। अब मैंने देखिए चारों पेयर इक्वल बनाए हैं, मतलब अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो इसको भी x बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। इसका मतलब ये क्या है, एक फीमेल है। ठीक है। अगर मैंने इधर बनाया, ये मान लीजिए ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, एक ये पेयर है और एक छोटा सा है इसके साथ, और ये पेयर है, तो ये अगर x है तो ये y है। ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। ये जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो एक्चुअल में 2 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हैं। एक बड़ा है वो x है, एक छोटा है वो y है। यहां पर दोनों ही सेम लेंथ के हैं, इसलिए दोनों को XX नाम दिया गया है। ठीक है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ये पोजीशन है ड्रोसोफिला की। अब सवाल ये आता है कि जो एक मक्खी होती है ड्रोसोफिला, अगर हम बात करते हैं इस तरह से ड्रोसोफिला है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला और ये इसके बहुत सारे फीचर्स। अब मैं एक ड्रोसोफिला बनाया, अब बताओ क्या इस ड्रोसोफिला की बॉडी में केवल 4 कैरेक्टर ही मौजूद हैं या इससे ज्यादा है? केवल 4 कैरेक्टर हैं या इससे भी ज्यादा है? देखिए इसमें हेड का कलर, माउथ की साइज, आई का कलर, विंग्स का टाइप, बॉडी कलर और न जाने कितने सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। लेंथ ऑफ एंटीना, और ये कुछ इसमें मैं कहता हूं कि 100% 4 कैरेक्टर से तो ज्यादा हैं इसकी बॉडी में। अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी के कैरेक्टर की बात करो तो बाल कैसे हैं, बाल की लंबाई कैसी है, बाल का कलर कैसा है, बाल घुंघराले तो नहीं है, बाल सीधे तो नहीं है, नाक कैसी है, कान कैसा है, हाथ कैसे हैं, उंगली कैसी है, पेट कैसा है, स्किन कैसा है, कितने सारे फीचर्स हमारी बॉडी में है। हमारे पास केवल 46 क्रोमोसोम है और हजारों फीचर हमारी बॉडी में मौजूद है। ऐसे ही ड्रोसोफिला की, ठीक है, उसके पास केवल 4 पेयर क्रोमोसोम है, लेकिन कैरेक्टर तो कम से कम 100 से भी ज्यादा हैं उसकी बॉडी में। 500 होंगे, 1000 होंगे, मुझे खास नहीं मालूम कि कितने कैरेक्टर है, लेकिन 100% जितने क्रोमोसोम हैं उससे भी ज्यादा कैरेक्टर है। ठीक है। अब सवाल ये आता है, अगर ये 100 कैरेक्टर हैं, इसका मतलब 100 फैक्टर मौजूद हैं। अगर एक ड्रोसोफिला के पास 100 कैरेक्टर हैं तो वो कैरेक्टर इसलिए हैं, मेंडल साहब बोलते हैं हर कैरेक्टर तब आता है जब उसका पेयर होता है फैक्टर का उसके पास। इसका मतलब 100 फैक्टर इसके पास कम से कम होंगे ही होंगे। और 100 फैक्टर कहां होंगे? इन 4 पेयर क्रोमोसोम के ऊपर ही तो होंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा क्रोमोसोम है नहीं, 4 पेयर से ज्यादा क्रोमोसोम है नहीं उसके पास। अगर 100 कैरेक्टर हैं तो 100 टाइप के फैक्टर इनके पास है। इस फीमेल के पास भी 100 फैक्टर हैं और वो 100 फैक्टर कहीं ना कहीं इन 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही होंगे। अगर सट्टन और बोवेरी साहब ये कह रहे हैं कि हेरिडिटी क्रोमोसोम से ही होती है, इसका मतलब अगर ये पेयर क्रोमोसोम का है तो इसका एक फैक्टर यहां पे मौजूद है, एक फैक्टर यहां 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 मौजूद है। सपोज 40 फैक्टर तो इसी पेयर के ऊपर मौजूद है, 20 इसके पास है और मान लीजिए 30 इसके पास है। कितने हो गए? 90 हो गए। 10 इसके पास होंगे, हो गए 100 फैक्टर। तो सीधा सीधा लॉजिक लगाया मॉर्गन साहब ने कि अगर फैक्टर ज्यादा हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, इसका मतलब बहुत सारे कैरेक्टर के फैक्टर सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। मतलब एक पेयर क्रोमोसोम केवल एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर, सपोज ये एक कैपिटल टी और कैपिटल टी यहां पे मौजूद है, सपोज ये वाला जो पार्ट है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहां पे मौजूद है, सपोज ये वाला जो पार्ट है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मौजूद है, ये वाला जो पार्ट है वो मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू मौजूद है। तो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हैव मोर देन वन फैक्टर, ऐसा होता है। और अगर क्रोमोसोम से मूवमेंट होता है तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, मतलब जहां कैपिटल टी जाएगा वहां कैपिटल आर भी जाएगा, जहां कैपिटल वाई जाएगा वहां कैपिटल डब्ल्यू जाएगा। ये चारों एक साथ जाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि चारों फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं। अगर ये पूरे क्रोमोसोम से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो ये कैरेक्टर सब साथ में जाएंगे, क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर पाएंगे? नो, ये अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका फिजिकल एसोसिएशन है, वो सेम क्रोमोसोम पे एक साथ पूरा क्रोमोसोम जब जाएगा तो ये सब के सब कैरेक्टर भी एक साथ ट्रांसफर होंगे। अगर ऐसा मैं एक भी एग्जाम्पल ढूंढ के बता दूं कि कैरेक्टर अलग अलग नहीं हो रहे क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं उनके जीन, वो अगर अलग अलग नहीं हो रहे तो मैं कहूंगा कि ये मॉर्गन साहब सही कह रहे, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जा रहा है और इसीलिए वो कैरेक्टर अलग अलग नहीं हो रहे क्योंकि वो कैरेक्टर के जो जीन हैं वो सेम क्रोमोसोम पे मौजूद है, पूरा क्रोमोसोम जा रहा है इसलिए वो कभी अलग नहीं हो सकते। और अलग नहीं होना मतलब इन दो अलग अलग जीन का एक साथ जुड़ना, आपस में ऐसा लगता है कि ये कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ने को ही हम बोलते हैं लिंकेज। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑन द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। दो अलग अलग टाइप के जीन का, दो अलग अलग कैरेक्टर के फैक्टर का एक साथ क्रोमोसोम पे मौजूद होने के कारण एक साथ हेरिडिटी में जाना, एक साथ एक जनरेशन में जाना लिंकेज कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जीन्स बहुत ज्यादा हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, इसका मतलब कई अलग अलग टाइप के जीन एक साथ जाएंगे। मेंडल तो बहुत लकी था। कैसे लकी था? उसने बाई चांस मटर में जो कैरेक्टर छांटे, वो सपोज एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो यहां पे सपोज इस पे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला मौजूद था, यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर मौजूद था, यहां पे मान लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई मौजूद था। तो ये तो सिंपल था कि कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन रहा है। हाँ, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट जा रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा भी सकता है, स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, ऐसे ही कैपिटल टी कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। इंडिपेंडेंट वो इसलिए जा पा रहे थे क्योंकि उनकी पोजीशन अलग अलग क्रोमोसोम पर थी। अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं, उनकी जो लोकेशन है अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो स्वाभाविक है कि ये इसके साथ जा सकता है या ये इसके साथ जा सकता है या ये इसके साथ जा सकता है, कैसे भी वो जाएं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम कहां है कि अगर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इस पेयर की बजाय इसी पे होते, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो आप देखिए जहां कैपिटल टी जाता वहां कैपिटल आर भी जाता, ये कभी अलग नहीं होते। जहां स्मॉल टी जाता वहां स्मॉल आर जाता, ये अलग नहीं होते क्योंकि ये दोनों ही जीन अलग अलग कैरेक्टर के दोनों जीन अगर सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, दे विल नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मेंडल साहब का तीसरा नियम है वो ये फॉलो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बोलती है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ एक गैमिट में जाएगा।
तो यहां पे एक शब्द आया लिंकेज। अब आपको समझ में आ गया होगा लिंकेज क्या होता है। लिंकेज एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टर, या मैं बोलूंगा टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन, टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन have tendency to move along with each other due to presence on same chromosome। क्योंकि वो दोनों जो जीन हैं अलग अलग कैरेक्टर के, वो सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, इसलिए वो साथ साथ जाने की टेंडेंसी रखते हैं और इसी टेंडेंसी को हम लिंकेज कहते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते इस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक जब आप ये पूरा बैकग्राउंड समझ में आया कि आखिर मॉर्गन करना क्या चाहते थे। अगर सट्टन एंड बॉवेरी साहब बोल रहे कि पूरे क्रोमोसोम से मूवमेंट होता है, तो मुझे ड्रोसोफिला में ऐसे दो कैरेक्टर ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट ना करते हों बल्कि वो साथ साथ जाते हों, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि पूरा क्रोमोसोम जा रहा है। ये टारगेट था। तो ऐसे उनको मिले, ऐसे फीचर उनको मिले ड्रोसोफिला में। देखते हैं मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया। मॉर्गन ने केवल 3 अलग अलग कैरेक्टर को स्टडी किया। 3 कैरेक्टर थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे? पहला उन्होंने लिया बॉडी का कलर कैसा है ड्रोसोफिला का, बॉडी का कलर कैसा है। फिर उन्होंने एक दूसरा फीचर लिया कि उनकी आंख का रंग कैसा है। आसानी से दिखेगा, हैंड लेंस से देखना है कि आंख का रंग कैसा है। और जो तीसरा कैरेक्टर लिया उन्होंने कि उनकी जो पंख हैं वो कैसी हैं, टाइप ऑफ विंग्स कैसी हैं। ये 3 कैरेक्टर को स्टडी किया और सौभाग्य से इन तीनों कैरेक्टर के जीन सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होते हैं, सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हैं। इसका मतलब ये अलग अलग नहीं होना चाहेंगे क्योंकि उनकी पोजीशन एक ही क्रोमोसोम पे है। और वो क्रोमोसोम भी कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्रोमोसोम भी कौन सा? ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। अब देखिए, मैं एक फीमेल का फिर से कैरियोटाइप बनाता हूं। फीमेल के अंदर ये एक पहला पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए तीसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है। तो सपोज ये जो बॉडी कलर है यहां पर ये फैक्टर मौजूद है। अब देखिए हर एक इंडिविजुअल के पास एक यहां पे है, तो बॉडी कलर जो है मान लीजिए मैं इसको ब्राउन, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे डीप में जा रहा हूं। बॉडी कलर की हम बात करते, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं कि यहां ब्राउन है तो मैं कैपिटल बी लिख रहा हूं। हाँ ठीक है, फिलहाल मैं कैपिटल बी भी लिखा, दोनों। अब ये ब्राउन बॉडी के लिए 2 टाइप के एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी जो डोमिनेंट है वो ब्राउन बॉडी है, ब्राउन बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी समझ में आएगी। और जो दूसरा है वो है येलो बॉडी, पीले रंग की दिखेगी, येलो बॉडी के लिए स्मॉल बी। आई कलर की बात करते हैं तो रेड आई ये डोमिनेंट है तो कैपिटल आर लिख दिया मैंने। और व्हाइट आई सफेद रंग की आंख है तो मैंने स्मॉल आर लिख दिया। ऐसे टाइप ऑफ विंग की बात करते हैं तो जो नॉर्मल विंग है, नॉर्मल साइज की है, नॉर्मल साइज है, उसे मान लीजिए हम बोलते हैं कैपिटल एम। अब आप बोल रहे सर कैपिटल एन क्यों नहीं बोला, नॉर्मल मतलब एन बोलो। अरे ये सिंबल हैं, आप कुछ भी बोलिए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली जो दूसरा रिसेसिव है ना वो है मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग।
इसीलिए उसको स्मॉल एम बोला, तो इसको कैपिटल एम बोल दिया, मिनिएचर विंग से। ये सिंबल आप बदल भी सकते हैं, ठीक है, ये केवल आपके दिमाग का कंसेप्ट क्लियर होना है। एक्चुअली ये तो इमेजिनेशन था मेंडल साहब का कि जीन्स को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए ये कैपिटल बीबी है तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बॉडी के कलर के जीन भी मौजूद हैं, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आंख के कलर के भी जीन मौजूद हैं। सपोज मैंने यहां लिख दिया आर 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 आर, ठीक है। मैंने यहां टाइप ऑफ विंग भी लिख दिया, तो इसके भी जीन इसी क्रोमोसोम पे हैं। मैंने यहां लिख दिया एम और इधर भी लिख दिया एम। तो अब स्वाभाविक है कि जब ये फीमेल गैमीट बनाएगी तो ये एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाएगा और ये क्रोमोसोम एक दूसरे गैमीट में जाएगा। भाई गैमीट ऐसे ही तो बनेंगे। तो आप देखिए कि ये जो कैपिटल बी है और ये जो कैपिटल आर है और जो कैपिटल एम है, ये तीनों कैरेक्टर एक साथ जाएंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। अगर अलग अलग होंगे इसका मतलब सट्टन बॉवेरी गलत बोल रहे हैं। अगर ये अलग अलग नहीं हुए एक साथ जाएंगे मतलब सट्टन बॉवेरी सही बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम जा रहा है और यही कैरेक्टर को लेके जा रहा है। अगर वो फैक्टर इनके ऊपर मौजूद हैं तो ये कभी अलग नहीं होंगे। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज क्लियर किया। मॉर्गन ने केवल ड्रोसोफिला में इन तीन कैरेक्टर को स्टडी करके सट्टन और बॉवेरी की थ्योरी को प्रूव कर दिया कि वो सही कह रहे हैं। वाकई में ये अलग अलग नहीं होते, ये जुड़े रहते हैं और जुड़े रहने को ही हम लिंकेज कहते हैं। जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि वो जीन सेम क्रोमोसोम पे मौजूद हैं और पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए वो साथ साथ जाएंगे। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। ध्यान देना, बॉडी कलर में डोमिनेंट कौन है? ब्राउन बॉडी, कैपिटल बी मैंने बोल दिया। रिसेसिव कौन है? येलो बॉडी। अगर ये दिमाग में आपके फिट हो गए तो अब आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आई कलर में रेड आई डोमिनेंट है, व्हाइट आई रिसेसिव है। नॉर्मल साइज के पंख होंगे वो आपका डोमिनेंट है, और पंख के नाम पे केवल एक धब्बा है, एक स्पॉट है, लग रहा है जैसे एक छोटा सा पंख है जिससे उड़ भी नहीं पा रही है मक्खी। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिल्डिंग होती हैं उनका एक मिनिएचर बना लेते, एक छोटा सा एक मॉडल बना लेते हैं, जैसे ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल। ऐसे ही वो पंख तो है लेकिन पंख का एक छोटा सा मॉडल है, उसे बोलते मिनिएचर विंग, वो रिसेसिव है। तो विंग कैसी है? नॉर्मल विंग है कि छोटा सा स्पॉट सा है? तो ये आपको स्टडी करना है, आसानी से दिखेगा। आंख का रंग आसानी से दिख जाएगा, बॉडी का रंग आसानी से दिख जाएगा। और अगर ये अलग अलग हो रहे तब तो भैया सट्टन साहब तुम गलत बोल रहे। अगर ये साथ साथ जाएंगे तो इसका मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी सही है। तो वाकई में जब इनका रिजल्ट आया, इन्होंने क्रॉस करके देखा तो ये साथ साथ जाने की कोशिश कर रहे थे और जा भी रहे थे। इसका मतलब लिंकेज मिलती है। लिंकेज नाम की भी कोई चीज होती है। कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर दे। अगर वो जीन सेम क्रोमोसोम पे मौजूद रहेंगे तो वो अलग अलग नहीं होंगे, वो साथ साथ जाने की टेंडेंसी रखेंगे। उसी को हम लिंकेज बोलेंगे। अब देखते हैं हुआ क्या। देखिए एक बार फिर से मेंडल साहब को याद करूंगा। अगर मैं बोलता हूं ब्राउन बॉडी क्रॉस विद ब्राउन बॉडी रेड आई क्रॉस विद येलो बॉडी व्हाइट आई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करूंगा तो F1 में कौन दिखेगा? ब्राउन बॉडी और रेड आई दिखेगा। बात समझ में आ रही है? मेंडल साहब भी तो यही बोल रहे थे, ठीक है, ये दिखेगा। अब आगे बात करो, क्या ऐसा दिखेगा?
मेंडल साहब के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी। मेंडल साहब बोल रहे हैं कि ऐसा दिखेगा। अब F2 की बात करें, F2 की जब हम बात करेंगे तो ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई 9 आना चाहिए, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई 3 आना चाहिए, येलो बॉडी और रेड आई, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, ये 3 आना चाहिए, और येलो बॉडी और व्हाइट आई ये 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, ऐसा मेंडल ने बोला। लेकिन ये शो करते तब करते जब ये दोनों ही जीन अलग अलग पेयर पे होते, तब तो कर लेते और ये रेशो आ जाता। अगर वो अलग अलग पेयर पे होते, जैसे बॉडी का यहां पे है और आंख का यहां पे है, तब तो ये कुछ भी कर सकते थे, इंडिपेंडेंट शो कर सकते थे। लेकिन भैया ये तो दोनों के जीन सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हैं, और वो भी केवल एक्स क्रोमोसोम पे। ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेल के पास केवल एक एक्स होता है, दूसरा तो वाई होता है, वो तो अलग है, वो उसके ऊपर ये जीन होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो क्रोमोसोम ही अलग है, वो तो छोटी साइज का है। ये प्रॉब्लम और जाएगा। एक्स क्रोमोसोम पे ना तो फीमेल में तो 2 हैं, लेकिन मेल में तो अकेला एक्स क्रोमोसोम है, और इस पे कुछ भी आ गया वही एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर कॉम्पीट करने वाला तो कोई है ही नहीं। जो भी आ गया इधर, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मिनिएचर विंग का स्मॉल एम आ गया, तो ये पंख मिनिएचर विंग बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां नॉर्मल विंग का कोई जीन है ही नहीं। अगर मान लीजिए यहां अकेला भी स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल वाई, एक्चुअली मैंने स्मॉल वाई तो यूज किया ही नहीं इसमें अभी, ये कैपिटल बी और इसको येलो बॉडी को स्मॉल बी यूज किया। अगर यहां स्मॉल बी आ गया तो ये मेल कैसा होगा? येलो बॉडी वाला होगा। भाई देखो, अगर ये शो हो जाए तो हम बोलेंगे कोई लिंकेज नाम की चीज नहीं होती। अगर ये नहीं हो और केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसे पेरेंट थे, अगर वही फीचर आता जाए, ब्राउन कभी भी रेड को नहीं छोड़े और येलो कभी भी व्हाइट को नहीं छोड़े, कोई भी नए कॉम्बिनेशन, अगर ये नए कॉम्बिनेशन ना बने, तब हम लिंकेज बोलेंगे। ये तो नए कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंट में पहले थे ही नहीं। पेरेंट में ये वाला था। पेरेंट की अगर हम बात करें तो 10, और न्यू कॉम्बिनेशन की बात करें तो 6, ये आ रहा था जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो हो रहा था। अगर ये अभी भी आए तो लिंकेज नहीं होता। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए और पेरेंट ही पेरेंट ज्यादा आ जाए, पेरेंट ही मान लीजिए 15 आ गए और बाई चांस 1 बन गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो लिंकेज है, और यही हमको कंसेप्ट समझना है। छोटा सा टॉपिक था पर समझने का काम इसमें ज्यादा था। अभी ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझिए, जब मेंडल साहब ने मेंडल की नहीं, मॉर्गन ने, अब मैं मॉर्गन की बात कर रहा हूं, ब्राउन बॉडी और रेड आई को क्रॉस किया येलो बॉडी और व्हाइट आई के साथ, तो F1 में जो उनको दिखाई दिया, F1 में उनको दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई दिए, येलो वाला भी दिखाई दिया और ब्राउन बॉडी रेड आई भी दिखाई दिया। और जब F2 निकाला तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब ब्राउन बॉडी और रेड आई और येलो बॉडी और व्हाइट आई, केवल ये 2 कॉम्बिनेशन दिखाई दिए, वो भी कितना? 98.7% यही आए, 98.7% यही आए। हालांकि 1.3% पेरेंट की बजाय नए कॉम्बिनेशन बन गए। नए कॉम्बिनेशन बोले तो ब्राउन बॉडी के साथ रेड की जगह व्हाइट आ गया, और येलो बॉडी में व्हाइट की जगह रेड आ गया। ये कॉम्बिनेशन कितने बने? केवल 1.3%।
और ये पेरेंटल कितने बने 98.7%। ऐसा क्यों बना? ड्यू टू द लिंकेज। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे इनके जीन मौजूद हैं। वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम, जहां ब्राउन बॉडी जा रहा है वहां रेड आई भी जाएगा, जहां येलो बॉडी जा रहा है वहां व्हाइट आई भी जाएगा। यही आते चले जाएंगे, ये अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे। सवाल है कि सर अगर ये लिंक रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, तो ये 1.3% क्यों बन जाएंगे? भैया ये भी बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये जो नए कॉम्बिनेशन बन गए, लिंक होते हुए भी अगर नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसका कारण भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा अब और समय लगेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं पूरा कर पाऊंगा। तो आज इतना रोकते और कल देखते कि आखिर ये हो क्या रहा था, आखिर ये ऐसा क्यों आया। 98.7% पेरेंटल ही आ रहे हैं, जबकि हमारा मेंडल साहब क्या बोल रहे थे कि वो कितना आना चाहिए 10:6। पेरेंट 10 आने चाहिए और नए कॉम्बिनेशन 6 बनना चाहिए। यहां पे तो सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे है। सेम क्रोमोसोम पे इसका मतलब क्या पूरा पूरा क्रोमोसोम आगे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब सट्टन बॉबेरी साहब ठीक बोल रहे हैं। क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। सट्टन और बॉबेरी की थ्योरी को मॉर्गन साहब ने लिंकेज एग्जाम्पल सामने रख के बता दिया कि ये अलग कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे बल्कि पेरेंटली रखते। वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम आगे जा रहा है। चलिए आगे की बात कल करेंगे।